अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हमारे लास्ट लेक्चर्स में पैसिवाइज और कॉजेटिव सेंटेंसेस आप लोगों ने स्टडी किए हैं। आपकी जो ज़्यादातर क्यूरीज आ रही हैं वो चैरेंट वर्ब्स को लेकर आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो हम वहीं से अब अपने टॉपिक सब शुरू करते हैं। ओके जी, ओके जी, हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टिसिपल, चैरेंट वर्ब और एडजेक्टिव। मतलब ये है कि आपको इन तीनों में डिफरेंस को समझना है ताकि आपको क्लियर हो कि चैरेंट को आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, पार्टिसिपल को आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है और एडजेक्टिव को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। आई मीन कि आप हमेशा आईएनजी फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं कहते, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है उसे हम जो है चैरेंट के तौर पर भी यूज करते हैं और उसे हम जो है एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनका डिफरेंस जो है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। अब आपके पास पार्टिसिपल क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि a form of verb is called participle. Okay. फिर हमारे पास दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप इट इज द फोर्थ, या इसको आप और आईएनजी फॉर्म, इसको आप फोर्थ फॉर्म या इन फॉर्म जो है वो कहते हैं। इट इज यूज्ड in continuous and perfect continuous tenses कि इसे आप जो है सिर्फ कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में यूज करते हैं। फिर आपके पास past participle, it is third form of a verb। इसको हम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं और इट इज यूज्ड in all perfect tenses and passive voice। कि आप जो है इसका इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस में करते हैं और पैसिव वॉइस में करते हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो फिर उसे हम जो है एडजेक्टिव में ले जाएंगे। फिर आपके पास है चैरेंट वर्ब, मीन्स a verb word that performs or functions as a noun
in the sentence. It always comes in ing form. कि ये हमेशा आपके पास जो है ing फॉर्म में होता है। ओके, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जेरेंट वर्ब जो है वो सेंटेंस में सिर्फ नाउन के तौर पर यूज किया जाता है, कि सेंटेंस में उसकी जो हैसियत होती है वो नाउन के बराबर होती है। मीन्स एक नाउन जो है उस जेरेंट वर्ब को रिप्लेस कर सकता है। उसके बाद आपके पास एडजेक्टिव में दो होते हैं। एक होता है ing एडजेक्टिव, it is active in mood and is used to describe one's quality। कि ये जो है आपके पास किसी की क्वालिटी को, किसी चीज या शख्स की क्वालिटी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दूसरा आपके पास जो है इसको हम ईडी एडजेक्टिव्स कहते हैं। मीन्स के वर्ब की थर्ड फॉर्म, के वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज करते हैं। जैसे इट इज पैसिव इन मूड, ये जो है अपीरेंटली पैसिव करता है एंड डिस्क्राइब्स one's state of being। ये जो है उसकी हालत और कैफियत बयान करने में यूज किया जाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इंटरेस्टिंग, amazing, exciting, thrilling, satisfying और satisfactory। इस तरीके से यहाँ आप आ जाएं तो interested, amazed, excited, thrilled, satisfied, surprised, surprising, and so on। मीन्स ये आपके पास वो एडजेक्टिव्स हैं जो हम आईएनजी और ईडी केस में यूज करते हैं। जैसे आपके पास सेटिस्फाइड जो है, और सेटिस्फाई जो है वो वर्ब भी है और उसकी थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड है, और हम सेटिस्फाइड को एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीन्स ये वो चीजें हैं जो आपने ज़हन में रखनी होती हैं कि आप कब उस आईएनजी को वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हैं, कब उस आईएनजी को आप एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे हैं, और कब उस आईएनजी को आप जेरेंट वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम जो है बात कर लेते हैं पार्टिसिपल और जेरेंट में क्या फर्क है।
और इसको हम किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपके पास जो है अब हमने जो बात की कि जेरेंट जो है वो एक नाउन के बराबर है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि एक नाउन जो है वो सेंटेंस में कहां कहां इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है हम इस पर बात करेंगे। जैसे नाउन इन सेंटेंस कि हम जो है ये देख लेते हैं कि एक नाउन को एक सेंटेंस में हम किस पॉइंट पर किस नाम के साथ जो है किस स्टेटस के साथ सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे a noun is used as a subject of the sentence कि अगर सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट होगा तो या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन। ओके, उसके बाद नंबर 2, a noun is used as an object or agent of verb in the sentence कि हम जो है इसे ऑब्जेक्ट या एजेंट ऑफ वर्ब, एक ही बात, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास a noun is used as an agent of preposition। अगर आपको मेरी बातें याद होंगी तो ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका था कि preposition के बाद हम जब भी कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं तो वो नाउन होता है। ओके, a noun is used as an agent of preposition in a sentence and the last is a noun is used as an agent of auxiliary or possessive case। possessive adjective और auxiliary pronoun। ओके, ये चीज भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर हम जो है ऑक्सिलरी प्रोनाउन के बाद, जैसे आपको जो है आपको पढ़ाया गया था माय, हर, योर, हिज, हर, इट्स, उसके साथ मैंने आपको बताया था कि इनके बाद हमेशा नाउन यूज होगा, अगर आपको याद हो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फिर अगर याद हो कि आपने जो प्रोनाउन की शीट सॉल्व की थी उसमें मैंने सेंटेंस नंबर 10, 15 और सेंटेंस नंबर 19 जो है वो आप लोगों को कहा था कि इसको आप टिक कर लें, तो वो तीनों केस जो थे वो भी जेरेंट केस थे। तो वो यही वाली बात है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे उसमें आपने हिज यूज किया है, माई यूज किया है और अर यूज किया है, अर डिलेइंग, हिज स्लीपिंग, हिज फॉलिंग asleep, इस तरह जो हमने बात की थी। तो वो हिज, अर, ये दोनों जो है आपके पास ऑक्सिलरी प्रोनाउन या इसे हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और उसके बाद जो हमने वर्ड यूज किया आईएनजी, तो वो आईएनजी जो है वहां पर जेरेंट। ओके जी, तो ये वो 4 प्लेसेस हैं जहां पर हम नाउन को यूज करते हैं। अब इन चारों प्लेसेस में हम जो है आईएनजी फॉर्म रखेंगे और उसे प्रूव करेंगे कि वो यहाँ पर नाउन है।
या उसे हम जैरेंट के तौर पर रखेंगे। अब हम एक वर्ड ले लेते हैं, एक वर्ब ले लेते हैं, और वर्ब है आपके पास टीच। ओके, और टीच जो है ये आपके पास एक वर्ब है। अब हम इस टीच की जो टीचिंग है इसे आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसी टीचिंग को आप जो है जेरेंट वर्ब भी कहेंगे, क्योंकि आपके पास दोनों आईएनजी रहेंगे, तो यही टीचिंग जो है ये आपको जेरेंट का किरदार भी अदा करेगा, और यही टीचिंग जो है आपके पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी किरदार अदा करेगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये कब फोर्थ फॉर्म है, सिर्फ कंटिन्यूअस टेंसेस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। अगर आप उसके अलावा इसे कहीं यूज कर रहे हैं तो फिर ये सब जगह पर जेरेंट के तौर पर आ जाएगा। अब जैसे आपके पास सेंटेंस नंबर 1, सिंपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। सही। सो आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब एंड टीचिंग, ये आपके पास वर्ब और आईएनजी फॉर्म, और इस आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये आपका ऑब्जेक्ट। सही है। अब हम सेंटेंस नंबर 2 ले लेते हैं। टीचिंग इज a prophetic profession. Okay, teaching is a prophetic profession. तो आपके पास यहां पर टीचिंग क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, नाउन। ये वाली बात आ गई। कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, नाउन। आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म है तो हम इस नाउन को क्या कह सकते हैं, जेरेंट। चलिए, ये वाली बात आपकी प्रूव हो गई। उसके बाद हम सेंटेंस नंबर 3 ले लेते हैं। She likes teaching. तो she subject, likes, verb teaching, object। अब आपके अगर माइंड में है कि सर ऑब्जेक्ट, तो मैंने आपसे बात की थी कि इफ देयर इज ऑब्जेक्ट देयर इज पैसिव, की बात याद है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। टीचिंग इज लाइक्ड बाय हर, तो इट इज प्रूव इट इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस या तो नाउन या प्रोनाउन, तो टीचिंग नाउन हो। आईएनजी फॉर्म है तो ये नाउन किसके बराबर हो, जेरेंट, क्योंकि आपके पास जेरेंट वर्ब इज इक्वल टू नाउन। ये बात क्लियर हो गई। फिर आपके पास सेंटेंस नंबर 4,
I am interested in teaching English. तो आपके पास इन क्या है? preposition. ओके, और preposition के बाद हम क्या यूज करते हैं? नाउन. तो gerund ये क्या हो जाएगा? नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक. और ing को हम क्या कहते हैं? gerund. सही जी. उसके बाद आपके पास नंबर 5, ये वाली बात भी आपकी कंप्लीट हो गई. अब है ऑक्सिलरी, एजेंट ऑफ ऑक्सिलरी. ओके, वी एडमायर हिज टीचिंग. तो हिज आपके पास क्या है? ऑक्सिलरी प्रोनाउन. तो ऑक्सिलरी प्रोनाउन के बाद जो हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो हमेशा यूज करते हैं नाउन, एंड दैट नाउन इज अ जैक. मीन्स ये बात प्रूव हो गई कि हम सेंटेंस में जहां जहां नाउन यूज करते हैं, अगर हम वहां पर आईएनजी केस यूज करेंगे तो वो हमारे पास जेरेंड वर्ब कंसिडर किया जाएगा, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं कंसिडर किया जाएगा. वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आप कंटिन्यूअस टेंसेस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं. ये बात क्लियर है? ओके. अब आपके पास इसके एरर्स कैसे आते हैं और हमने इसे किस तरह जो है सॉल्व करना है. कि जब भी आपको जेरेंड वर्ब टेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है तो जेरेंड वर्ब हमेशा पढ़ाया जाता है इंफिनिटिव वर्ब के साथ. यानी कि टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसको आप इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं, और वर्ब आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन, जिनका फंक्शन जो है सेंटेंस में नाउन के बराबर होता है. इंफिनिटिव वर्ब और जेरेंड वर्ब रिप्लेसेबल हैं कि ये एक दूसरे को रिप्लेस भी करते हैं, लेकिन कुछ जगह पर, क्योंकि आप इंफिनिटिव केस को दो ही केसेस में यूज कर सकते हैं, या तो एज अ सब्जेक्ट उसको लेकर आ जाएंगे या आप एज एन ऑब्जेक्ट उसको लेकर चले जाएंगे, लेकिन जेरेंड को हम 4 केसेस में यूज कर रहे होते हैं. अब आपके पास जो है इंफिनिटिव केस, ये हम बार बार बात कर रहे हैं, मैं आपको क्लास 1 से इस पर बात करता आ रहा हूं, क्योंकि इंफिनिटिव के अंदर जो है टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाली बात मैं आपसे कई बार कर चुका हूं, क्योंकि ये लम्स में स्पेशली एक परमानेंट क्वेश्चन के तौर पर आ रहा है. अब क्या होता है कि जेरेंड वर्ब और इंफिनिटिव वर्ब में जब हम जाते हैं तो उसमें एक कॉमन चीज जो है जिसको हमने ध्यान में रखना होता है वो ये होता है कि दोनों बात तो एक ही कर रहे होते हैं, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है. तो जैसे अगर आपके पास ये है कि एक सेंटेंस है कि शी लाइक्स डांसिंग, और इसी सेंटेंस को शी लाइक्स
स्टूडेंट्स। ओके, तो ये दोनों आपके पास सही है। ये नहीं है कि ये सर ये सही है ये सही, दोनों सही है। लाइक्स डांसिंग, लाइक स्टूडेंट्स। लेकिन क्या है कि आपके पास इस वाले सेंटेंस में ये बात क्लियर नहीं होती कि उसे डांस करना पसंद है या डांस देखना पसंद है। लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो ये परफॉर्मेंस की तरफ से आता है कि शी लाइक्स स्टूडेंट्स, यानी कि वो खुद उसे परफॉर्म करना चाहती है, उसे परफॉर्म करना पसंद है। इसलिए जो है इसमें दोनों केसेस ऐड हो जाते हैं। इसमें आपका वो डिजायर जो है उसकी परफॉर्मेंस की तरफ जो है वो ज्यादा चला जाता है। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस जो है वो होता है। अदरवाइज रिप्लेसेबल है। आप ये लिखें, बात एक ही है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। To dance is liked by her। जिस तरह आप लोगों ने कॉमनली ये सेंटेंस पढ़ा होगा, smoking is injurious to health। ओके, तो यहां पर स्मोकिंग जैरेंट वर्ब है। ओके, इसी तरीके से आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टू स्मोक इज injurious to health। ओके, तो यहां पर भी ये जो है सब्जेक्ट है, जैसे यहां पर ये सब्जेक्ट है, क्योंकि जेरेंट है तो ये आपके पास इन्फिनेटिव। ओके, लेकिन सेंटेंस में दोनों की हैसियत एक जैसी है। ये फर्क आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जेरेंट के लिए हमने कुछ चीजों को माइंड में रखना होता है और हम हर जगह पर इसे जो है डबल आईएनजी चूज नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं कि he has been avoiding eating rice since beginning। Okay, he has been avoiding eating rice since beginning। इस तरीके से मैं आपको एक और सेंटेंस दे देता हूं। इसी तरीके से मैं आपको एक और सेंटेंस दे देता हूं।
ओके जी, तो ये है आपके पास कुछ एग्जांपल्स. स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग टू प्ले फुटबॉल इन रेन. He has been avoiding eating rice since beginning. I always object to telling a lie, and she refused doing that task herself, and he is appreciating speaking the truth. No error. आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा और फिर जो है इस पर मैं फर्दर आपको नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करूँगा, ऐसी की भी बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम इन जैरेंट वर्ब्स को ज़हन में रखेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमने जो है आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है और कब हमने टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करना है. थैंक यू वेरी मच.